राघव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का जो रिसेंट रहा है उसे कवर करते हैं। चलिए, देखिए, हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जो स्कीम थी 2017 में, जो सरकार ने चुनावी बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी, उससे असंवैधानिक करार घोषित किया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड का कंटेक्स्ट कितना और कैसे रिलेवेंट है। देखिए, केंद्र सरकार की योजना थी और इसने चुनावी सुधार की दिशा में ये कदम उठाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और क्यों उठाया था? पारदर्शिता लाने के लिए, कि फंडिंग जो होती है पार्टी को, उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गवर्नमेंट की। ठीक है, तो और इसी पर किसी एनजीओ ने याचिका दायर की है कि ये पारदर्शिता को प्रभावित करता है। देखिए, इलेक्शन हमेशा चर्चा में रहता है कि कभी कहाँ इलेक्शन होते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं। उनमें फंडिंग जिन पार्टी को होती है, उसके लिए पहले आरपीए जो था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, वो था। उसके बाद सरकार ने उसी में चेंजेस करके एक स्कीम लाई, वो लाई थी कि चुनावी बॉन्ड। ठीक है, चुनावी बॉन्ड स्कीम आई थी 2017 में। देखिए, यहाँ चुनावी बॉन्ड से संबंधित जितने भी सुधार हैं, कि किस किस तरह के चुनावी बॉन्ड, मतलब चुनावों से संबंधित सुधार हो सकते हैं। एक होता है जो राजनीति का अपराधीकरण होता है, वो हो गया। दूसरा हो गया किसी पार्टी में चेंजेस, कि पार्टी में किस विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा के कंटेक्स्ट में भी चेंजेस होता है पार्टी में। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है फंड, क्योंकि या तो मसल पावर होगी या फिर फाइनेंशियल पावर, मतलब मनी पावर होगी। दोनों ही चीजें इलेक्शन को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज चलती रही अब तक, वो था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलों की एंट्री, मतलब वो लोग जिन पर कोई आपराधिक गतिविधियों का आरोप है, वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का अपराधीकरण होने लग जाएगा। और दूसरी बड़ी जो चीज आती है वो आती है फंड। वित्त एक तरह से इलेक्शन को बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करता है। आइए देखते हैं। देखिए, चुनावी सुधार से संबंधित समितियां, अब हम इसमें देखते हैं पहले कि कमिटी, सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। तारकोंडे समिति गठित की गई 1974 में। इसने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया, वो दिया कि 21 वर्ष से घटाकर आयु, वोटिंग जो एज है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी जाए। ठीक है, और ये जिस संविधान संशोधन के तहत हुआ, वो था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये कब हुआ पॉसिबल? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें इस एज को घटाकर 18 कर दिया गया। दूसरी जो समिति आती है, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, जब हमारे यहाँ एक लिबरलाइजेशन आया इकोनॉमी में, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तब देखिए ये ड्यूरेशन ऐसा था जिस ड्यूरेशन में गठबंधन सरकारें थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स थी। जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इस समिति ने जो सबसे बड़ा सुझाव दिया, वो दिया चीफ इलेक्शन कमीशन जो था, उसकी नियुक्ति को लेकर एक पैनल गठित किया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय ईसीआई एक सदस्यीय निकाय था। चीफ इलेक्शन कमीशन, उसकी गठन के लिए जो प्रोसेस था, इसने कहा कि समिति या फिर एक पैनल गठित किया जाए जो चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करे, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मैन बॉडी थी। उसके बाद एक कमेटी आती है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसने कहा था चुनाव राज्य वित्त पोषित होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो राज्यों को फंड प्रोवाइड करवाए, या फिर गवर्नमेंट इस चीज की जिम्मेदारी ले कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड अलोकेट करे। ठीक है, अब इसके बाद हम जिस रेफरेंस में बात करेंगे वो कहेंगे उच्चतम न्यायालय। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का प्रोटेक्टर और उसकी व्याख्या करने वाली जो संस्था है वो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब ये जो एक्ट आया है, इसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में किस किस चीज के अपोज में याचिकाएं दायर की गई है। देखिए, ये जो एक्ट है, जो चुनावी बॉन्ड अधिनियम आया था, वो स्कीम आई थी, ये 19(1) आर्टिकल जो 19(1) है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको इफेक्ट करता है। 19(1) कौन सा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि इसी के अंदर जो अंतर्निहित, मतलब इंक्लूसिव, इसमें ही जो राइट है वो है राइट टू नो, लोगों को जानने का अधिकार है। अब किस रेफरेंस में जानने का अधिकार है? इस रेफरेंस में कि पार्टी को किसने कितना फंड दिया, किसने कितना पैसा दिया है, किस पार्टी को दिया है, और कौन कौन से। देखिए, दो तरीके से पैसा दिया जा सकता है, या तो कोई बिजनेस फर्म दे, या फिर दे कोई इंडिविजुअल। अब देखिए, इसमें दो लोग आ गए हैं, इंडिविजुअल आ गया है तो एक व्यक्ति के अधिकार हो गए हैं, और दूसरा जो कॉर्पोरेट आया है, मतलब बिजनेस आया है, तो कॉर्पोरेट के अधिकार हो गए हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के बीच में फैसला लेगा कि
किसके पक्ष में सुना जाए, मतलब किसके रेफरेंस में डिसीजन लिया जाए। एक इसने जो इफेक्ट किया है 1951 के आरपीए को इफेक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चेंज करना पड़ेगा किसी लॉ में। लिली थॉमस केस हुआ इसी के लिए कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज एंड एमपी की, जैसा कि पिछले हमने देखा कि दो चीजें इफेक्ट करती हैं, तो मनी करेगी या पावर करेगी। पावर मतलब क्रिमिनलाइजेशन रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो लिली थॉमस जो थी वो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई कि जो लोग जिन पर 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा है क्रिमिनल केस में, ठीक है, हम यहाँ एक चीज और रेफरेंस लेकर चलेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं पार्लियामेंट्री, वो ये होते हैं कि सिविल जो क्या बोलते हैं अपराध है उसमें अगर संसद सेशन में है तो किसी को मतलब एमपी एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जाता है सिविल केस में, ठीक है। तो यहां डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज एंड एमपीज, गेटिंग माय पॉइंट, कि 2 साल से ज्यादा की जिन कैदियों को सजा हो चुकी है उन पर मुकदमे हैं और वो सॉरी 2 साल से ज्यादा की सजा पा चुके हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अच्छा, इस चीज को हम एक तरीके से और देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है एमएलएज और एमपीज का, पर हमें जैसा पता है हमारे यहाँ पर न्यायालय में अगर कोई केस चलता है पहले वो सिविल कोर्ट लोअर कोर्ट में चलता है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसमें टाइम लग जाता है अप्रोक्स 10 to 15 ईयर्स। तब तक वो आदमी 2 बार इलेक्शन लड़ चुका होगा, इस चीज को साबित करने में टाइम लगेगा। इसलिए यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस ड्यूरेशन में कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो इस चीज की सुनवाई करेंगे कि किसी एमएलए या एमपी पर अगर कोई क्रिमिनल चीजें रही हैं तो वो उस चीज के लिए सुनवाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और कवर करते हैं, डायमेंशंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि क्या क्या डायमेंशंस हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो इफेक्ट करे हैं जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट गई है। देखो, कॉर्पोरेट्स प्राइवेसी राइट्स ऑफ प्राइवेसी कैसे, कि मान लीजिए मैं कोई फर्म चलाता हूं, मैं किसी पार्टी एक्स पार्टी को समर्थन करता हूं तो मैं उसको पैसा देता हूं जो पार्टी लीगली अभी पावर में है, ठीक है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों को मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, उसका रीजन ये हो सकता है कि मैं अपने बेनिफिट्स के लिए फंड प्रोवाइड करवा रहा हूं पार्टी को, ठीक है। तो ये वो पार्टी ये बिजनेस कॉर्पोरेशन ये कहेगा कि मेरी इसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पता लगेगा कल कोई दूसरी पार्टी पावर में आई तो वो उस कॉर्पोरेट पर कोई एक्शन ले सकती है, ठीक है। इस रेफरेंस में कॉर्पोरेट्स के राइट्स आए। एक राइट इसमें बीच में आया आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये कैसे आया है, देखिए 5% डोनेशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, यहां लिखा हुआ है कि जो कंपनी बॉन्ड लेगी वो 5% अपने नेट प्रॉफिट का प्रोवाइड करवाएगी। अब एक चीज हम देखते हैं इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे आती है। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपके फ्रेंड की कोई कंपनी है, आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है किसी कंपनी और आपके फ्रेंड की कंपनी को घाटा हो रहा है, लेकिन दोनों को देना 5% ही है सॉरी। तो इसमें जो सिंपल सी बात ये आएगी कि उसको अगर लॉस है तो वो और लॉस में चला जाएगा 5% के डोनेशन में। आपको प्रॉफिट है तो आपको फायदा शायद नहीं होगा लेकिन उसको नुकसान नहीं होगा। बेनिफिशियल दोनों चीजें आप उसके लिए नहीं रहेंगी लेकिन आपके लिए रहेंगी क्योंकि वो लॉस में है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ यहां बीच में आता है। दूसरा आता है पब्लिक्स राइट टू नो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारदर्शिता जो है बहुत जरूरी है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी और हमारे फंडामेंटल राइट के तहत भी, कि हमें ये जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को किस कॉर्पोरेशन ने या किसी इंडिविजुअल ने कितना पैसा दिया है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो याचिका गई है वो इसी चीज पर गई है कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ कॉर्पोरेट्स और राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स कौन सी चीज प्रायोरिटी पे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इस चीज में ये जो चीज है कॉर्पोरेट्स राइट्स ऑफ प्राइवेसी, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि लोगों के राइट्स पहले है, उन्हें पता होना चाहिए कि किस पार्टी ने कितना पैसा गेन किया है। अच्छा, इससे आगे देखते हैं आरपीए 1951 नीड टू नो इन्फॉर्म अबाउट पीपल गिविंग मनी लेस देन 20,000। देखिए हमारे यहाँ पैसे कैसे दिया जाता है, बॉन्ड जो है वो कौन देता है, पहली बात तो हम ये देखते हैं। पहले बॉन्ड देती है एसबीआई के कुछ लिमिटेड ब्रांचेस हैं, वहां से आप बॉन्ड ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल ले सकते हैं और 2 लोग मिलकर भी ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, 20,000 का बॉन्ड ले सकते हैं और बढ़ते हुए 1 करोड़ तक लास्ट, ठीक है। तो मतलब 20,000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड अवेलेबल है। अब यहां जो कहा गया है आरपीए 1951 जो एक्ट था उसमें यह कहा गया था कि 20,000 से लेकर सॉरी 20,000 से कम रुपए का बॉन्ड अगर कोई इंसान लेता है या कोई कॉर्पोरेट लेती है तो उसे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है ईसीआई को कि हमने
19,999 रुपए इस पार्टी को दिए हैं। बट मोर देन 20,000 के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये आदमी इंडिविजुअल या फिर फलाना फलाना आदमी ने इतना पैसा इस पार्टी को दिया है। ये एक चीज बीच में आती है। अच्छा, इसमें जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो इसके लिए काफी सारे एक्ट्स में चेंज किया गया। उनमें से एक आरपी भी था, एक था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ये था कि जो इनकम वेल्थ है उसका जितना परसेंट आप डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं जिस पार्टी को, अगर वो सत्ता में आती है तो वो उसका उतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है। कंपनीज एक्ट था एक, उसमें चेंज किया गया डेफिनेशन ऑफ कंपनीज में। दूसरी चीज कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना इंडिया का, वो किसी पार्टी को कमीशन तो कर सकता है, मतलब किसी पार्टी को दर्जा दे सकता है राष्ट्रीय पार्टी का, बस वो उसे डीकमीशन नहीं कर सकता, पार्टी को उसका वो दर्जा छीन नहीं सकता। आइए चुनावी बॉन्ड के बारे में जानते हैं। अब तक हमने ये जाना कि हुआ क्या। ठीक है, अब हम जानते हैं चुनावी बॉन्ड। इससे वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और वर्ष 2018 में लागू हुआ था। ठीक है। बॉन्ड की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्ति और संस्थाओं के बीच एक साधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे पहले लोग डोनेशन डायरेक्ट देते थे। ठीक है। इसका अधिकृत जारीकर्ता कौन है? एसबीआई है। एसबीआई बैंक इसे जारी करता है। ठीक है। उसकी काफी शाखाएं हैं जो नामित, आई थिंक 29 ब्रांचेस जो हैं एसबीआई की, वो जारी करती हैं। 1,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड आप वहां से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसके पीछे एक और जो चीज है वो ये है कि जो राइट टू नो है, आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू नो। ठीक है। उसमें जो चीज बीच में आती है वो ये आती है कि मान लीजिए आज कोई पार्टी, रूलिंग पार्टी है जो अभी करंट में सत्ता में है, ठीक है, और एसबीआई बैंक से आपको बॉन्ड लेना है, समझ गए हो? तो मतलब टोटल ओवरऑल जिस बैंक से आप बॉन्ड ले रहे हो उस पर उस पार्टी का रूलिंग है, मतलब वो उस बैंक उस पार्टी के अंडर में है, पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, और पार्टी अभी रूलिंग में बीजेपी हुई। ठीक है। आप लोन बॉन्ड लेके आए 1 करोड़ का, पार्टी को पता लगा कि इसके पास इस इंसान ने हमें इतना पैसा दिया है, इसको इतने बॉन्ड मिले। वो आदमी अगर दूसरी पार्टी को पैसा देता है तो ये पार्टी, ये भी इसी पार्टी को पता लगेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक से बॉन्ड जारी हो रहे हैं। इसका एक नुकसान ये होगा कि अगर गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट रिपीट होती है तो फिर वो एक्शन ले सकती है उस कॉर्पोरेट के खिलाफ जिसने दूसरे पार्टी को पैसा दिया है। यहाँ ये मुद्दा जो आता है वो आता है राइट टू प्राइवेसी भी होनी चाहिए, कि सरकार को पता ना लगे कि कौन किसको दान दे रहा है, क्योंकि दान गुप्त होता है। दान देने का मतलब, दान की जो भावनाएं होती है वो ये होती है कि दान छुपा हुआ ही चीज दान होती है। ठीक है। इसमें ये एक मुद्दा भी आया है कि दूसरी पार्टियों को नुकसान भी होगा इस चीज का, कि आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से बॉन्ड ले रहे हैं तो रूलिंग पार्टी को पता रहेगा। ये चीज इफेक्ट करेगी अदर पार्टीज को। चलिए आगे जानते हैं। राजनीतिक दलों की पात्रता क्या होनी चाहिए कि उनको बॉन्ड, उनके लिए बॉन्ड जारी हों। देखिए, केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, 29A के तहत पंजीकृत जो राजनीतिक दल हैं, 29A ऑफ आरपीए, उसके तहत रजिस्टर्ड जो पार्टी हैं उनको पिछले लोकसभा सेशन में, ठीक है, कम से कम 1% वोट हासिल हुआ होना चाहिए, मतलब ऑपोजिशन होनी चाहिए। ठीक है। अब इस बॉन्ड्स की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, ब्याज मुक्त होता है, धारक द्वारा अगर, मतलब जिसने डोनेट किया है और जो बॉन्ड लिया है उसको मांगने पर देय होगा, मतलब वो अगर जाएगा कि मुझे एक्सचेंज कर दीजिए तो दे दिया। कितना? 15 कैलेंडर डेज में। ठीक है। भारतीय नागरिक तथा भारत में स्थापित संस्थाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल कोई भी बॉन्ड खरीद सकता है। इसे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। सेम वही चीज। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से खरीदेंगे, मैं अगर बॉन्ड खरीदने जाऊंगा तो ऑब्वियसली चीज है, मैं शायद 5,000 रुपए का बॉन्ड लूंगा, 20,000 का ले लूंगा खींच के। पर अगर कोई कॉर्पोरेशन अगर कोई बॉन्ड लेने गया है तो वो ऑब्वियसली बात है 1 करोड़ रुपए देगा। तो यहाँ पर मनी पावर कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाती है कि वो आने वाले टाइम में अगर पार्टी रिपीट होती है, फिर जिस पार्टी को उन्होंने बॉन्ड दिया है वो पार्टी क्या करेगी? वो उनकी बल्ले बल्ले कर देगी। कैसे कर देगी? अगर वो रूलिंग में आएगी तो वो उनको ब्याज सब्सिडी वगैरह ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, उनका लोन माफ वगैरह ऐसी चीजें। ये इस चीज को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर सुनवाई की है। इसका विनियमन चेक के द्वारा भी हो सकता है, डिजिटली भी हो सकता है। ठीक है। केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक जो अकाउंट है उसी में ये चीज डिपॉजिट होगी। देखिए, जानकारियां रेलेवेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि हम एक पिक्चर क्रिएट कर पाए टोटल मिलके इससे। ठीक है। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ठीक है, निर्वाचन आयोग के साथ अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना होगा। ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियस सी बात है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है। बैंक चैनल मतलब जैसे मैंने आपको बताया 29 ऑथराइज जो बैंक हैं एसबीआई के, वो बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों को प्राप्त धन का उपयोग का विवरण देना अनिवार्य होगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया। बट वो जो चीज छुपी हुई है वो 20,000 से कम के जो बॉन्ड है उनका जो चीज है वो आंसरेबल या फिर बताया नहीं जाता है कि किसने किसको 20,000 रुपए से कम का दान दिया है। इसलिए कई छोटी छोटी पार्टियां जिनको कम पैसा मिलता है उनके बैलेंस शीट में हमेशा एक चीज लिखी रहती है, फ्रॉम अननोन सोर्सेज, फ्रॉम अननोन, फ्रॉम अननोन।
तो दिस इज कि उन्हें 20,000 से कम का पैसा मिला है। ठीक है, इसके लाभ क्या है? राजनीतिक दलों को फंडिंग में पारदर्शिता में वृद्धि होती है। ठीक है, यही चीज आई है कोर्ट के सामने कि पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, क्योंकि 20,000 देने वाला व्यक्ति, उसका नाम छुपाया जाएगा और जो ज्यादा देगा उसका नाम आप ईसीआई को देंगे। बट ये कैसे पता लगेगा कि किसी इंसान ने ये जो नाम दिया है 20,000 वाला, वो हो सकता है रिपीटेड मोड पे भी हो कि उस इंसान ने 20,000 के काफी सारे बॉन्ड लिए हों, वो इसको लेता लेता इसको भी पार कर गया हो। समझ रहे हो? 20,000 रुपए के बॉन्ड लेता हो, वो 1 करोड़ के बॉन्ड भी पार कर गया हो। दूसरा, धन के रूप में प्राप्त नगद का उपयोग खुलासा करने की जवाबदेही कि कैश को बॉन्ड को आप चेंज करवा रहे हो, है ना। नकदी लेन देन में कमी कि कैश जो है फ्लो बार बार नहीं होगा, बॉन्ड्स के रूप में ही काम होगा। और डोनर की गोपनीयता का संरक्षण, ये जो चीज है यही राइट्स टू नो ऑफ सिटीजन्स टकराई थी।